इतना मजबूत होता है कि इजीली किसी भी आदमी को, मैच्योर आदमी को आप लेके जा सकते हैं उससे। क्लाउड ब्रस्ट हो गया था, बादल फट गया था, और बादल फटता है तो क्या होता है, पानी धड़ाधड़ गिरता है। मतलब बहुत ज्यादा बादल फटना मतलब क्या होता है, अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा पानी गिरना। तो इसके लिए कोई नहीं बोल सकता है। बाड़मेर में, बीकानेर में, राजस्थान में जहाँ पानी के लिए मतलब इतनी शॉर्टेज है, वहाँ पे नाव चल गई थी, कश्तियाँ चल गई थी। तो आजकल क्या है, प्रकृति के साथ में बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं हम लोग। तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि जिस एरिया में आज तक कोई इतिहास नहीं है, हमारा एरिया ड्राई है, इसमें कभी बाढ़ नहीं आती, कोई नदी नहीं है, तो कभी कुछ नहीं आएगा। डिजास्टर से बचने का एक ही टूल है, एक ही इक्विपमेंट है, वो है ट्रेनिंग। आप अपने आप को ट्रेन करें इस चीज़ के लिए, हैबिचुअल करें कि कोई भी डिजास्टर हमारे एरिया में हो जाएगा तो हमें उससे किस प्रकार से निपटना है, आपको ही निपटना है। डीसी ऑफिस से, एसडीएम ऑफिस से टीमें आएंगी, बचाव दल आएगा, उसको 2, 4, 6 घंटे लग सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम, हमारा सबसे नियरेस्ट लोकेशन आपके बठिंडा में है, हम आपके पास जितनी भी जल्दी आएंगे, हम फुली प्रिपेयर रहते हैं 24 आवर, तो भी हमें 6-8 घंटे लग सकते हैं। या हो सकता है डिजास्टर के कारण कहीं रोड ब्लॉक हो गए, बाढ़ आ गई, रोड बंद हो गए पूरे, आपके पास पहुंचने में 24 आवर लग जाए, तो उस टाइम तक आप अपने आप को किस प्रकार से बचाएंगे? क्योंकि यदि भूकंप आ गया कि यहाँ ऐसे तो है नहीं भाई नारद जी की तरह आंखें बंद की हो यहाँ प्रकट हो गए, ऐसा है क्या? जो आम पब्लिक है, जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले उसके रिस्पॉन्ड करने वाले आप ही हैं, आपको ही लड़ना है इन चीज़ों सबसे पहले। तो किस प्रकार से लड़ना है, इसके मोटे मोटे हम आपको तरीके बताएंगे, और उन्हीं चीज़ों के बताएंगे जो अपने स्कूल में मौजूद हैं, जो अपने घर में मौजूद हैं। और आपको बताने का, स्कूल में बताने का यही है, एक उद्देश्य है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, हर बच्चा यहाँ का सर एक बालवीर है, वो अपने घर में जाएगा, अपने चाचा को, ताऊ को, मम्मी को, भाइयों को, सबको बताएगा इस चीज़ को। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को सीखें। आप सीखेंगे तो आप कहीं 4 आदमी ऐसे बड़े हादसे में हैं, आप उनको बता सकते हैं, नहीं भाई आप गलत कर रहे हो, इसको ऐसे नहीं, इस प्रकार से करो। इसलिए स्कूल में हमारा आने का पर्पज है। तो अभी ज़्यादा ना करते हुए आपको शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी क्लासेस का, आपकी पढ़ाई का हम लॉस नहीं करना चाहते हैं। जो अपनी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन होते हैं, उसकी तरफ से हर एक स्कूल को इंस्ट्रक्शन है कि हर स्कूल की अपनी एक डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होगी, जिसको बोलते हैं SDMC, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, और प्रिंसिपल सब उसके चेयरमैन होते हैं हर स्कूल में। वो यदि भूकंप आता है, बिल्डिंग से बाहर निकलना है, तो दाहिनी तरफ जो सीट लगी इससे जाएंगे, 6 से 10 वाले बच्चे हैं वो बाईं तरफ सीट लगी इससे नीचे जाएंगे। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, भगदड़ मच जाती है। जब कोई डिजास्टर होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या पब्लिक हो, पैनिक हो जाती है, भयभीत हो जाती है, अरे अब क्या करें, और भगदड़ मच जाती है। जो गिर गया तो उसको उठाने की फुर्सत नहीं है, वो उठ नहीं सकता, सब उसके ऊपर से ही निकल जाएंगे, ऐसा होता है ना बच्चों। तो डिजास्टर का कोई भी सिनेरियो होता है, कोई भी डिजास्टर की इस प्रकार की चीज होती है, उसमें सबसे पहले क्या है, दिमाग को ठंडा रखना है और घबराना नहीं है। यदि आप घबराएंगे तो काम को क्या कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि यदि जो गाइडलाइंस है NDMA की, हम अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बताएंगे, जो हमारी ट्रेनिंग है और जो हमें गाइडलाइंस है उसी की तरफ से आपको सब चीज़ें बताएंगे। तो जब आप क्लासरूम में है, उसी टाइम पे यदि भूकंप है, अर्थक्वेक है, वो स्ट्राइक करता है, भूकंप आ जाता है, तो आप लोगों की क्लासेस शुरू होती है तो क्या होता है, घंटी बजती है, क्या बजती है घंटी? छुट्टी है, कभी छुट्टी होती है तो घंटी बजती है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उस टाइम पे घंटी बजी तो आप समझ जाते हैं कि हाँ भी प्रेयर का टाइम हो गया, प्रेयर के लिए आप असेंबल हो जाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही जब आपकी छुट्टी होती है तो आपको बताने की जरूरत पड़ती है क्या घंटी किस चीज़ की बजी है, सबको पता लग जाता है कि घंटी बजी, छुट्टी होगी। तो इसी प्रकार से स्कूल को भी मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूंगा और डॉक्टर साहब से बताऊंगा इस चीज़ को कि कुछ ऐसे सिग्नल पहले से बनाए जाएं जिसका सब बच्चों को पता हो कि ये सिग्नल बजा है तो ये इमरजेंसी का सिग्नल है, या तो हमारे एरिया में भूकंप है, या हमारे एरिया में आगजनी हुई है कहीं हमारे स्कूल में, या बाढ़ का खतरा है कोई, हो सकता है इनको पहले से न्यूज मिल गई है कि भाई किसी डैम में या किसी बैराज में, क्योंकि अपना ये एरिया तो अभी तक सेफ है, बाढ़ नहीं आई है,
बट इस चीज़ को कोई ग्रांटेड नहीं है, हम बिल्कुल एकदम ग्रांटेड नहीं मान सकते कि यहाँ कभी बाढ़ नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अमरनाथ यात्रा में आज तक के इतिहास में कभी बाढ़ नहीं आई। अमरनाथ वाला इलाका है, बट अभी बार बादल फट गया, दुनिया भर के श्रद्धालु हैं वो पहाड़ के बल नीचे चले गए। चलो, जैसे मैंने अभी बता दिया, सिग्नल बज गया, आपकी घंटी बज गई है कि भूकंप आया, भूकंप आया। आपके जो टीचर थे, आपके जो कोच सर थे, उन्होंने बता दिया कि भूकंप आ गया, तो करो भी क्या करोगी, भूकंप आ गया तो फिर यह भी आपको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, बट हम आपको प्रैक्टिकल बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आदमी सुनने से कम सीखता है और देखने से ज़्यादा सीखता है। तो ये भूकंप आया तो देखो क्या हो गया, ये लोग इन्होंने किया है कि अपने आप को हम बचा रहे हैं। तो क्या ये तरीका सही है क्या? किसी को आइडिया है इस चीज़ के बारे में? ये गलत तरीका है, क्योंकि ये ऐसे गिरा हुआ है, ये ऐसे गिरा हुआ है, कोई भी चीज़, ये फॉल सीलिंग गिरेगी, ये पंखा गिरेगा, सीधा इसके सर पे गिरेगा। समझ रहे हैं? तो भूकंप के लिए भी एक फॉर्मूला है DCH, सिर्फ छोटा सा फॉर्मूला है DCH। D से डक, C से कवर और H से होल्ड। तो अभी ये क्लास चल रही है आपकी, आप बैठे हुए हैं, टीचर आया आपका, आपकी अटेंडेंस ले ली, उसको पता लग गया कि मेरे क्लास में 4 स्टूडेंट है, या 4 को आप मान लीजिए 40 स्टूडेंट है। अरे क्लियर है सब बच्चों को? ओके, बहुत बढ़िया। चलो, आपके स्कूल को देख के अच्छा लग रहा है कि अच्छा बढ़िया वेल डिसिप्लिन स्कूल है सर, आपके स्टूडेंट बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये आपके सपोज कीजिए कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, आपके टीचर आए हैं, क्लास इंचार्ज आए और उन्होंने अटेंडेंस ले ली है। अटेंडेंस ले ली, क्लासें हैं वो चल रही है। उसी दौरान वो स्कूल का अलार्म बज गया, इमरजेंसी अलार्म, कि हमारे स्कूल में कोई इमरजेंसी है, और टीचर ने और बच्चों ने फील किया कि धरती है वो क्या हो रही है, हिल रही है। वो बताएगा कि भैया बच्चों भूकंप आया, भूकंप आया। तो जैसे मैंने बता दिया, हाँ भी भूकंप आया, भूकंप आया, तो क्या करना आपने? DCH डक, सबसे पहले अपने आप को छोटा बनाना, अपनी पोजीशन को। कवर से, C से मतलब कवर, क्योंकि यदि किसी के हाथ में या पैर में चोट लग जाएगी या इवन वो कट के अलग भी हो जाएगा, तो ये चांसेस है कि वो जिंदा रह जाए। बट यदि सर वाला हिस्सा है, इसमें कोई चोट लगी, ज़्यादा हमें ब्लंट चोट लगी, भारी चोट लगी, या इसमें कोई ज़्यादा सीरियस इंजरी होगी, तो क्या है, बचने के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए हमने अपने सर को कवर करना है सबसे पहले। DCH डक, कवर और होल्ड। इसने होल्ड कर रखा है इसको अच्छे से, क्योंकि भूकंप है। अब तो हम बैठे हैं अच्छी जगह में, कोई भी चीज़ नहीं हिल रही हमारी। भूकंप होगा तो ये पंखा ऐसे हिलेगा, कुर्सी ऐसे हिलेगी, इससे दूर जा सकती है हिल। कुर्सी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप अपनी बेंचेज हैं उनके नीचे छुपिए, कोई टेबल है उसके नीचे छुपिए, आपने कोई भी मजबूत चीज़ दिख रही है उसके नीचे आपने, यदि कोई भी चीज़ नहीं है तो आप अपने हाथों से ही कवर करके बैठ जाइए एक तरफ, ठीक है। सर को सबसे पहले आपने क्या करना है, कवर करना है भूकंप के सिनेरियो में। डक बने, आप छोटी पोजीशन बनाई, कवर किया और इस चीज को होल्ड कर लिया। देखिए इससे अलग नहीं हो रही है, यदि ये लूज रखता है, इसको पकड़ता नहीं, तो भूकंप की हिल के अलग हो जाती है और ऊपर से कुछ भी चीज इसके सर पे गिर सकती थी। ये था ड्यूरिंग क्लासरूम, जब आपकी क्लासेस चल रही है। और इस पोजिशन में आके गिनती करनी है 60 तक, क्योंकि भूकंप आप लोग देखोगे, आगे स्टडी करोगे तो भूकंप का ऐसे नहीं है कि वो 1 घंटे आता है, 2 घंटे आता है, आधा घंटा आता है। भूकंप 1 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट तो आता भी नहीं है। आज तक के जो ज़्यादा भूकंप आए हैं वो बड़े छोटे छोटे आते हैं, 1 मिनट, 1.5 मिनट तक के। तो आपने करनी है, जब भूकंप आ गया था इसमें जाके आपने 1 से 60 तक गिनती करनी है, लगभग 1 मिनट के टाइम में, 1-1 सेकेंड में। ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके नहीं, 1 2 3 4 मतलब 1-1 सेकेंड का गैप करते हुए। तो इससे क्या होगा कि वो भूकंप वाला जो झटका है, जो फर्स्ट टाइम में स्ट्राइक किया था, वो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 60 तक गिनती कर लिया। अब आपको मैं बताऊंगा, आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है उसी भूकंप के दौरान में कोई चीज गिर गई और चोट लगी, तो इस चीज के बारे में बताएंगे। पहले जो बच्चे सेफ रह गए, जिनको बिल्कुल चोट नहीं लगी, उनके लिए क्या कार्रवाई है? तो उनके लिए कार्रवाई है कि ये यहाँ से फिर 60 तक गिनती करने के बाद में सब अपने अपनी जगह को खाली कर देंगे। क्योंकि भूकंप का क्या होता है, एक बार तेज भूकंप आएगा तो उसके बाद में उसके आफ्टर शॉक आते रहते हैं, जो बाद के झटके होते हैं। तो एक बार जो फर्स्ट भूकंप आया उसमें हो सकता है बिल्डिंग क्रैक होगी, उसमें कोई दरार आ गई, कमजोर होगी,
और दोबारा आफ्टर शॉक आया, जो बाद आफ्टर शॉक मतलब क्या है, बाद के झटके। तो ऐसा होता है भूकंप है उसके बाद के झटके है वो 24 घंटे 48 घंटे तक बाद में भी आ सकते हैं। तो जब तक वो बिल्डिंग आप या तो बिल्कुल क्रैक नहीं हुई या उसको किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं उनके द्वारा सेफ डिक्लेयर नहीं कर दिया कि ये बिल्डिंग सेफ है रहने के लिए, आप इसमें रह सकते हैं, तब तक दोबारा उस बिल्डिंग को यूज नहीं करना है। तो आप इसको खाली कैसे करेंगे? हो सकता है कि 60 तक गिनती गिरी, पहले वाला भूकंप का झटका नहीं कट गया, आफ्टर शॉक आ सकते हैं, ये बिल्डिंग कमजोर है दोबारा गिर सकती है, तो इसको हमने खाली करना है जल्दी से जल्दी। तो खाली करने का तरीका चलो मैं दिखाओ कैसे निकलेंगे। तो खाली करने के टाइम पे भी आपने यही करना है, अपने शरीर के पोस्चर को। अभी देखिए आपके सामने ये बोर्ड लगा हुआ है बड़ा, ये जो एनडीआरएफ देख रहे हैं आप, वहां से आप इसके ऊपर कोई चीज फेंक के मारेंगे तो क्या है, इजी है, क्योंकि ये क्या है, बड़ा टारगेट है। अब उसी के बजाय मैं आपको बोल दूं कि ये माइक रखा है, इस माइक को मारना आपने, मैं इसको टांग दूंगा तो आपके लिए मुश्किल टारगेट हो जाएगा ना। तो छोटा होने का मतलब यही है कि ज्यादा बड़ा शरीर का पोस्चर होगा तो कोई भी चीज हमें इजीली स्ट्राइक कर सकती है, और यदि वहीं पे हमारा पोस्चर छोटा होगा तो चांसेस है कि हम वहां से बच जाएं। छोटा होने का मतलब यही है। प्लस क्या है, सीढ़ी से दरवाजे से जा रहे हैं तब भी हम अपने स्कूल बैग से, क्लिपबोर्ड है या उससे या चेयर से, किसी भी चीज से अपने सर को कवर करके ही जाएं, क्योंकि हो सकता है बरामदे में जो फॉल सीलिंग लगी हुई है, बरामदे में जो लेंटर पे जो रबल्स है, वही मलबा है, वो आपके सर के ऊपर गिर सकता हुआ है आपको बाहर निकलते हुए। और जो स्कूल में पहले प्रिंसिपल सर के द्वारा तो एक जगह बताई जाएगी आप लोगों को कि ये सेफ जोन है, आपके स्कूल में यदि भूकंप आता है तो आप इस जगह पे आके इकट्ठा हो गए, ये सेफ जोन है। तो सेफ जोन के लिए सर एनडीएम में से गाइडलाइंस है कि जो भी बिल्डिंग की लंबाई है उससे 1.5 गुना दूरी पे सेफ जोन होनी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं यदि बिल्डिंग गिरेगी, कोई बिल्डिंग 30 फुट की ऊंचाई की है तो क्या है 45 फीट दूर तक में मार कर सकती है, वो गिरेगी तो उसका मलबा है वो 45 फीट मतलब अपनी लेंथ से 1.5 गुना में जा सकता है। इसलिए जो भी सेफ जोन होती है, 20 फीट की कोई बिल्डिंग है तो वो 30 फुट के सेफ जोन को बताया जाता है, ताकि यदि वो बिल्डिंग गिरती है तो भी हम सेफ रहें। तो आपने फिर क्या करना है, सेफ जोन में चले जाना है। सेफ जोन में जाने के बाद होता है, हाँ शुरू करो। तो ये क्या है, ये इसको हेड काउंट बोलते हैं इस गिनती को, मतलब एक एक आदमी को इंडिविजुअल। अब मैं जैसे यहाँ क्या है, बहुत धूल हो रही है, धूल के गुबार उठ रहे हैं, आग लगी हुई, धुआं हो गया है, तो हो सकता है 40 आदमी की लाइन है, मुझे पूरे आदमी नहीं दिखेंगे, मैं देखो 1 2 3 4 बीच में एक मिस हो गए, बोले अरे यार क्लास के पूरे बच्चे तो नहीं आए, समझ रहे हैं। इसलिए ये प्रोसेस की जाती है, बच्चों को पता होना चाहिए कि हेड काउंट किस प्रकार से करना है, ताकि इंडिविजुअल एक एक आदमी गिनती हो जाए, कोई ना छूटे। अब यहाँ पे क्लास टीचर के रोल में मैं हूँ, मैंने देखा है कि यार मेरी क्लास में एक आदमी, किसमें मैंने बताया था ना 4 आदमी हमारे 40 के बराबर हैं, ओके, तो यहाँ मैंने देखा 3 ही आदमी हैं। तो अब मैं मान लेता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरी क्लास के 38 स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 स्टूडेंट क्या हो गया अंदर में ही फंस गए, उनको लगी चोट। ये जरूरी थोड़े है कि भूकंप आएगा तो सब आदमी सेफली बाहर निकल जाएंगे, जरूरी है क्या ये? चोट भी लग सकती है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, भूकंप आ गया, पंखा मेरे ऊपर गिर गया, चोट लगी, मैं बाहर नहीं जा सका, क्लासरूम के अंदर में ही रह गया मैं, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? तो इसमें 2 कार्रवाइयाँ होती हैं। एक तो सीट बेल्ट, हाथ से बताओ यदि होश में है तो, एक बार होश में है तो हाथ से कैसे निकालने वाला, सीट बेल्ट हाथ से खोल देना। तो ये देख रहे हैं आपने, यदि आप जो क्लास का टीचर है वो देखेंगे कि अंदर में बच्चे हमारे बेहोश है या होश में है बट उसको चोट लगी है, हो सकता है उसके हाथ में या पैर में इतनी चोट लगी कि वो खुद बाहर नहीं आ सका, कोई भारी चीज उसके पैर के ऊपर गिर गई जिसकी वजह से उसके पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, उठ के नहीं चल सकता है, वो आ नहीं सकता है, और बट वो क्या है, वो होश में है। तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे, एक दूसरे की कलाई को पकड़ेंगे और उसको इसके ऊपर में बैठा के, चलो आओ एक बार दोनों को इसमें बैठा के बैठो, उसको बोलेंगे इसके पैर में चोट लगी है, आप बैठ जाओ उसमें, हाँ उठाओ इसके कंधे में डालो,
और यदि उसके पैर में चोट लगी है तो ये क्या करेगा, इस हाथ से उसके पैर को संभाल लेगा। हाथ में चोट लगी है तो हाथ को पकड़ लेगा। यदि वो होश में है तब। ऐसा भी हो सकता है कि उसको सर में ही चोट लगी या उसको ज़्यादा चोट लगी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। तो बेहोश हो गया तब क्या करेंगे? अपने सर स्कूल में स्ट्रेचर कितने हैं? स्ट्रेचर हैं क्या अपने पास में? 2 हैं। और स्टूडेंट कितने हैं? 2400। तो जब कोई इस लेवल का आप सपोज कर सकते हैं, सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं कि 2 मिनट के भूकंप में गुजरात में 26,000 आदमी जब मारे गए थे और इंजर्ड कितने हुए थे उसमें? लाखों में। तो 2 स्ट्रेचर या प्रशासन के पास में अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या जो अपनी तहसील का अस्पताल है उसमें चले जाएंगे तो वहाँ 4 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। मैं तो पहला ही ये स्कूल देख रहा हूँ जिसके पास अपने 2 स्ट्रेचर है। नहीं तो मोस्टली मैं स्कूल में गया हूँ किसी के पास 1 स्ट्रेचर भी नहीं होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रशासन के भी हाथ पैर फूट जाते हैं। इतने बड़े लेवल का हम ऐसे नहीं बता रहे कोई बाइक गिर गई, कोई बच्चा सीढ़ी से गिर गया, उन डिजास्टरों की वो डिजास्टर नहीं होते हैं। डिजास्टर क्या है, जो बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट में लोगों को इफेक्टेड करे, बहुत ज़्यादा लोग उससे प्रभावित हो, वो होता है डिजास्टर। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? स्ट्रेचर कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए क्या है, बड़े बनाए स्ट्रेचर मैं अभी लेके आ जाता, आपको दिखाता। यूएसए है ये स्ट्रेचर है, फोल्डेबल स्ट्रेचर है, ये मेड इन जापान है। तो उन चीज़ों का कोई फायदा नहीं था क्योंकि हमारे पास में ना घर में स्ट्रेचर है ना स्कूल में इतने स्ट्रेचर हैं। तो हम स्ट्रेचर कहाँ से लाएं, कैसे बनाएंगे? तो स्ट्रेचर की ज़रूरत क्यों है? अब जरूरत एक्चुअली हमारी टीम है 7 बटालियन बठिंडा से आई है, एनडीआरएफ की टीम। तो हमारा यहाँ पे 15 दिन का डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में विज़िट है। तो इसके दौरान हम डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं या जो संवेदनशील औद्योगिक इकाइयाँ हैं उसका भ्रमण करेंगे और डिस्ट्रिक्ट के पास में क्या क्या रिसोर्सेज हैं किसी भी आपदा से निपटने के लिए, हम उनको एक डाटा कलेक्ट करेंगे। तो इसी डाटा कलेक्शन के दौरान में हमने एक प्रोग्राम ये भी रखा है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो इस प्रोग्राम के दौरान में हमने बच्चों को इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइस, किसी भी बाढ़ वगैरह की स्थिति से निपटने के लिए या आगजनी की स्थिति होने पर किस प्रकार से क्लासों से आपको बाहर जाना है, या फायर एक्सटिंग्विशर हैं, आग बुझाने के जो भी आपके पास यंत्र है उनका किस प्रकार से आपने इस्तेमाल करना है, और फर्स्ट एड या भूकंप की स्थिति में क्लास में आप हैं तो किस प्रकार से आप उसको रिएक्ट करेंगे, किस प्रकार से आप अपने आप को और दूसरों को बचाएंगे। यदि आप आउटडोर में एक्टिविटी में हैं, उस टाइम पे भूकंप स्ट्राइक करता है तो उसमें आप किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं, इसके बारे में बच्चों को बताया। इसी प्रकार स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, ये आउटडोर में भी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। यदि इस दौरान स्नेक बाइट होती है, कोई सांप काट लेता है, तो उसका स्नेक बाइट मैनेजमेंट आप किस प्रकार कर सकते हैं जब तक आपको एडवांस मेडिकल केयर नहीं मिल जाता। इस बारे में बच्चों को हमने लेक्चर से और डेमोस्ट्रेशन से प्रैक्टिकली ये बताया है। सर आपकी टीम ने क्या की है? हमने बच्चों से अपील की है कि आप स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें, ब्लड डोनेशन कैंपों में हिस्सा लें आप बढ़ चढ़ कर, ताकि ब्लड की जो मांग है एक्सीडेंट में ज़रूरतमंदों को पूरी हो सके। इस प्रकार वो अपने एरिया में कचरा फैलाने से रोकें, पानी का वेस्टेज ना करें, इलेक्ट्रिसिटी के मिसयूज़ से बचें, और इसके लिए अपने पेरेंट्स को और अपने गार्जियंस हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको भी वो मोटिवेट करें, क्योंकि बच्चे स्वयं एक बालवीर हैं, वो संदेशवाहक हैं। तो यहाँ हमारा स्कूल में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का यही मकसद है, ताकि बच्चे इस मैसेज को, हमारे को सुरक्षित रहने की जो आदत है, इसको समाज में ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। सर आपकी टीम के द्वारा कहाँ पे और किस स्कूल में प्रोग्राम आयोजित किया गया? सर ये प्रताप जो स्पोर्ट्स स्कूल है खरखोदा में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने कोऑर्डिनेशन किया था। तो हमें यही ज़रूरत है कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों उनको हम अपना मैसेज पहुँचा सकें। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया गया है कि यहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।